चूंकि हम इस मिशन के खत्म होने तक एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे, आइए अपना परिचय दें। एसोसिएशन से आए शिकारियों में से एक ने कहा, मैं जॉर्ज एक डी रैंक शिकारी हूँ। मैं डीन हूँ, मैं डी रैंक का शिकारी भी हूँ। जेम्स डी रैंक, जेम्स ने सपाट आवाज में कहा। इवान ने बिना ज़्यादा दिलचस्पी के कहा, मैं इवान एक ही रैंक शिकारी हूँ। इवान की रैंक सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित था, लेकिन सबसे आश्चर्यचकित व्यक्ति स्पष्ट रूप से जेम्स था, क्योंकि अकादमी में हर कोई जानता है कि इवान एक एफ रैंक शिकारी है। इवान की रैंक सुनने के बाद डीन ने कहा, जब आप सिर्फ एक ही रैंक शिकारी होते हैं तो आप इस तरह का मिशन लेने के लिए काफ़ी बहादुर होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, इवान ने हल्की मुस्कान के साथ डीन को उत्तर दिया। आप अकादमी से हैं ना? जब जॉर्ज ने इवान का सुंदर चेहरा देखा तो उसने ईर्ष्यालु स्वर में कहा, आप इस तरह के चेहरे के साथ अकादमी में काफ़ी प्रसिद्ध होंगे। जब इवान ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं अकादमी में बहुत प्रसिद्ध हूँ, इवान ने कहा, क्योंकि अकादमी में हर कोई उसके बारे में जानता है। आखिरकार उसे अकादमी में सबसे कमज़ोर शिकारी का खिताब मिला। तो हमें ये क्या करना है? मैं पहली बार इस तरह का मिशन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वैन की गति और आपातकालीन बाधा के साथ हेनरी हमारी मदद के बिना सुरक्षित रूप से ओक्लिमा तक पहुंच सकता है। इवान ने भ्रमित आवाज में पूछा, क्योंकि पहले तो उसने सोचा कि वैन की गति बहुत धीमी होगी और उन्हें इसकी रक्षा करनी होगी यह राक्षसों के खिलाफ, लेकिन वैन की गति को देखते हुए इवान को यकीन था कि रैंडली राक्षस को भी वैन को पकड़ने में कठिनाई होगी। डीन ने बूढ़े आदमी जैसी अभिव्यक्ति के साथ कहा, ओह, यह आपका मिशन है। ये वरिष्ठ एक संक्षिप्त सारांश देगा। हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे और वे 2 दिनों तक लगातार गाड़ी नहीं चला सकते। वे अंततः आराम करने के लिए रुकेंगे और उस समय इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि राक्षस उन पर हमला करेंगे। राक्षस एक चीज़ है, लेकिन डाकू भी हैं जो व्यापारियों को जब भी मौका मिलता है लूट लेते हैं। ये डाकू राक्षसों की तुलना में अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि राक्षसों के विपरीत वे ऐसे उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं जो इस वैन के अवरोध और अन्य कार्यों को नकार सकते हैं। इवान आश्चर्यचकित था और साथ ही थोड़ा चिंतित था कि उन्हें एक डाकू का सामना करना पड़ सकता है जो डी रैंक से ऊंचा है, लेकिन डीन इवान के अगले शब्द सुनने के बाद आराम से, हालांकि ये डाकू खतरनाक हैं, लेकिन आपको डी रैंक से ऊपर का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि एसोसिएशन हर महीने इन क्षेत्रों को साफ करता है और राक्षसों के लिए हमें पकड़ना असंभव नहीं है, भले ही हम बहुत तेज गति से जा रहे हों। स्काई ईगल और वन बाघ जैसे कुछ राक्षस हैं जो आसानी से अपनी गति से हमें पकड़ सकते हैं, जॉर्ज ने तब कहा जब डीन ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया। इवान ने सिर हिलाया और समझा कि मिशन के दौरान उन्हें क्या करना है। सभी ने इसके बाद बात करना बंद कर दिया। जॉर्ज और डीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ भी नहीं कहा। जेम्स एक मूक की तरह बैठा था, उसने जॉर्ज और डीन से अपना परिचय देने के बाद कुछ नहीं कहा। इवान खिड़की से बाहर ऊबी हुई नज़र से देख रहा था, लेकिन अचानक इवान ने देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इवान ने ध्यान से देखा और देखा कि 5 राक्षस वैन का पीछा कर रहे थे। उनकी गति भी काफ़ी तेज थी और वे लकड़बग्घे की तरह लग रहे थे। सभी 5 राक्षस 2 मीटर लंबे थे और उनका फर हल्के भूरे रंग का था। इवान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, 5 राक्षस हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। डीन ने अपनी आंख खोली और बाहर देखा। ये जंगली लकड़बग्घे हैं, हालांकि वे तेज हैं, लेकिन वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। इवान ने ये सुनकर सिर हिलाया, क्योंकि वह ये भी देख सकता है कि समय बीतने के साथ लकड़बग्घों की गति धीमी होती जा रही थी, क्योंकि कोर की मदद से चलने वाली वैन के विपरीत राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए अपनी सहनशक्ति खर्च कर रहे थे। यदि आप ऊब गए हैं तो आप उसका उपयोग करके बाहर देख सकते हैं। इवान ने जॉर्ज की आवाज़ सुनी जो वैन की छत की ओर अपनी उंगली उठा रहा था। जब इवान ने वैन की छत को देखा तो उसे वहां एक स्लाइडर दिखाई दिया। इवान खड़ा हुआ और स्लाइडर को आगे बढ़ाया और अपना सिर वैन की छत के बाहर ले आया। ऊर्जा बचाने के लिए वैन के बैरियर को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया था। जब राक्षस वैन के पास आया तभी उन्होंने बैरियर को सक्रिय किया। इवान को सुबह की ठंडी हवा महसूस हुई जब वह अपना सिर वैन के बाहर लाया। यहाँ हवा काफ़ी ताज़ा है, इवान ने ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कहा। इवान इस दृश्य का आनंद ले रहा था जब उसने अचानक देखा कि लकड़बग्घों का एक और समूह उनका पीछा करना शुरू कर रहा है। जब इवान ने ये देखा तो उसने पहले जेम्स और अन्य शिकारियों को देखा ताकि यह पुष्टि हो सके कि वे बाहर नहीं देख रहे थे। जब उन्होंने पुष्टि की कि वे बाहर नहीं देख रहे हैं तो इवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चूंकि मैं ऊब रहा हूँ इसलिए मुझे शैडो बुलेट से अभ्यास करना चाहिए। इवान ने उन लकड़बग्घों में से एक की ओर उंगली उठाई जो उनका पीछा कर रहा था। छाया गोली। इवान की नुकीली उंगली के सामने एक काली काली छोटी गोली बनी और बिजली की गति से लकड़बग्घों में से एक की ओर चली। जोरदार गोली पलक झपकते ही लकड़बग्घे के सामने आ गई और उसके माथे को छेद दिया, लेकिन इवान ने गोली में ज़्यादा मन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए वह बहुत गहराई तक छेद नहीं कर सका। लेकिन जब गोली लगी तब भी दौड़ता हुआ लकड़बग्घा जमीन पर गिर गया। यह हमारा हाउल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। छाया बुलेट का अंधा प्रभाव सक्रिय हो गया। आपका लक्ष्य 2 सेकंड के लिए अंधा हो गया है। इवान आश्चर्यचकित रह गया जब उसकी छाया गोली का अंधा प्रभाव भी सक्रिय हो गया।
छाया बुलेट। आप मन का उपयोग करके छाया से बनी गोली मार सकते हैं। गोली की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितना मन डालते थे। 5% संभावना है कि रक्षक 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा। छाया गोली लगने के बाद जब गोली लगी तो लकड़बग्घा दर्द से कराह उठा। तेज चीख के कारण जॉर्ज और अन्य लोगों ने तुरंत बाहर देखा। क्या हुआ? डीन ने इवान की ओर देखते हुए पूछा, क्योंकि वह अकेला था जो बाहर देख रहा था। कुछ नहीं, वह लकड़बग्घा दौड़ते समय अचानक गिर गया और एक चट्टान से टकरा गया। इवान ने उनकी ओर देखे बिना उत्तर दिया। जब डीन और अन्य लोगों ने ये सुना तो उन सभी ने बाहर देखना बंद कर दिया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं पूरी तरह भूल जाता हूं कि चोट लगने के बाद वे निश्चित रूप से तेज आवाज करेंगे, इवान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इवान ने अपनी शैडो बुलेट का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया और 6 घंटे की लगातार यात्रा के बाद ड्राइवर ने आखिरकार कुछ आराम करने के लिए वैन रोक दी। आइए यहाँ एक छोटा ब्रेक लें, हेनरी ने वैन रोकने के बाद इवान और अन्य शिकारियों से कहा। वैन से बाहर आने के बाद जॉर्ज ने जेम्स और डीन से कहा, इवान और मैं हेनरी और उस माल की सुरक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे जो आप दोनों को हमारे आसपास का पता लगाना चाहिए। ठीक है, डीन ने कहा और जेम्स के साथ उनके आसपास का पता लगाने गया। यहाँ किस तरह के राक्षस हम पर हमला कर सकते हैं? माल की रखवाली करते हुए इवान ने पूछा। यहाँ कई प्रकार के राक्षस हैं जिनका आप सामना कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश ही रैंक के आसपास होंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ से इतनी दूर एक तालाब नहीं है। इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम यहाँ पानी के प्रकार के राक्षसों का सामना कर सकते हैं, जॉर्ज ने उनके परिवेश को ध्यान से देखते हुए कहा। जेम्स और डीन 20 मिनट के बाद लौटे। हमने अपने चारों ओर 200 मीटर की दूरी तय की। डीन ने वापस आने के बाद कहा, कुछ ही रैंक राक्षस थे जिनकी हमने बिना किसी समस्या के देखभाल की। डीन को सुनने के बाद जॉर्ज ने कहा, यह अच्छा है। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो हमें बिना किसी राक्षस का सामना किए यहाँ से जाने में सक्षम होना चाहिए। अरे दोस्तों, दोपहर का भोजन तैयार है, यहाँ आओ। इवान और अन्य लोगों ने हेनरी की आवाज़ सुनी जो वैन के ड्राइवर द्वारा पकाया गया स्टेक खा रहा था। हेनरी और उसने एक छोटा बारबेक्यू स्टैंड स्थापित किया और उस पर कुछ मांस ग्रिल कर रहे थे। क्या वे यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? जब इवान ने हेनरी और उसके ड्राइवर को इस वीराने में बारबेक्यू करते देखा तो उसने निःशब्द भाव से सोचा। जॉर्ज ने जेम्स और डीन से कहा, तुम दोनों जाओ और पहले खाओ, हम तब तक देखते रहेंगे जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि वे अपने आसपास का पता लगाने के बाद वापस आ रहे थे। जब तक डीन और जेम्स खाना खाने के बाद वापस नहीं आए तब तक इवान और जॉर्ज राक्षसों के लिए अपने परिवेश पर नजर रखते रहे। क्या परिवहन मिशन इतना आसान माना जाता है? इवान ने खाना खाते हुए पूछा। नहीं, जब भी आप जंगल में रुकेंगे तो ज़्यादातर समय आपको राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि कोई भी राक्षस हमें परेशान करने नहीं आता, भले ही हम यहाँ 1 घंटे से अधिक समय से हैं, जॉर्ज ने मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए कहा। हाउल हाउल हाउल, जॉर्ज ने अवाक भाव से कहा, ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे परेशान कर दिया है। जैसे ही जॉर्ज ने बोलना समाप्त किया, सभी ने भेड़ियों की चीखें सुनी। भेड़ियों का एक झुंड हमारी ओर आ रहा है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वे 20 सेकंड में यहाँ आ जाएंगे। हाउल सुनने के बाद डीन चिल्लाया, तुम लोग वैन के अंदर जाओ, हम इन राक्षसों की देखभाल करेंगे। जॉर्ज ने हेनरी और ड्राइवर से कहा, जो भेड़िए की चीख सुनकर तुरंत वैन की ओर दौड़ पड़े। डीन कितने हैं? जब वह और इवान डीन और जेम्स के साथ वैन के पास वापस आए तो जॉर्ज ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 भेड़िए होने चाहिए, डीन ने अपनी तलवार पकड़ते हुए कहा। क्या यही उसकी क्षमता है? जब डीन ये बताने में सक्षम हुआ कि कितने भेड़िए उन पर हमला करेंगे तो इवान ने मन ही मन सोचा, आप दोनों एक भेड़िए की देखभाल कर सकते हैं। जॉर्ज ने इवान और जेम्स से कहा, डीन और मैं अन्य 2 को बाहर निकाल देंगे। इवान और जेम्स ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भले ही 3 से अधिक हों, मुझे उनकी देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इवान ने उस दिशा में देखते हुए सोचा जहां से उन्होंने चीख सुनी थी। 20 सेकंड के बाद इवान ने आखिरकार 3 भेड़ियों को तेज गति से उनकी ओर आते देखा। भेड़िए 2 मीटर लंबे थे और उनका फर पूरी तरह हरा था। तीनों भेड़िए उन्हें अपनी गहरी पीली आंखों से देख रहे थे जो खून की वासना से भरी हुई थीं। डीन ने भेड़ियों को देखकर सभी से कहा, उनके खिलाफ लड़ते समय सावधान रहें, वे पवन भेड़िए हैं और उनकी चपलता और प्रतिक्रिया की गति काफ़ी तेज है। अगर आपने उन्हें एक भी मौका दिया तो वे इसे नहीं चूकेंगे। भेड़ियों को देखने के बाद इवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी छाया से एक तलवार निकली जिसे उसने बिना किसी समस्या के पकड़ लिया। वह क्या बकवास था? इवान के पास खड़े जॉर्ज ने पूछा कि अचानक जमीन से तलवार निकली। बस मेरा एक हुनर, इवान ने तलवार देखते हुए जवाब दिया। यार, कम से कम मुझे पहले तो बताओ कि क्या तुम ऐसा कुछ करने जा रहे हो। मुझे लगा कि ऐसे डाकू हैं जिन्होंने स्थिति का फायदा उठाकर हम पर हमला किया। जॉर्ज ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर अचानक तलवार निकल गई तो कोई भी डर जाएगा। जमीन। जेम्स के हाथ में एक भला था जो बैंगनी बिजली से घिरा हुआ था। जॉर्ज एक लंबी तलवार का उपयोग कर रहा था और डीन अकेला था जो नंगे हाथ था।
आइए इन कमीनों को मार डालें ताकि मैं अपना दोपहर का भोजन कर सकूं, जॉर्ज ने कहा और भेड़ियों की ओर बढ़ने ही वाला था कि उसने जल्दबाजी सुनी। स्विश! तेजी से आगे बढ़ते हुए इवान जो उसके पास खड़ा था गायब हो गया और जब उसने 3 भेड़ियों की ओर देखा तो जॉर्ज ने देखा कि इवान अचानक भेड़ियों में से एक के रूप में प्रकट हुआ और उसने भेड़िए की गर्दन पर अपनी तलवार काट दी। इवान की तलवार हल्के नीले रंग में चमक रही थी, जिसका अर्थ है कि वह अपने हमले की शक्ति को बढ़ाने के लिए मन का उपयोग कर रहा था। जब इवान ने तलवार काटी तो उसकी गति बहुत तेज थी, इसलिए जॉर्ज और अन्य लोग उसके वार को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने बस इवान को तलवार पकड़े हुए अपना हाथ थोड़ा हिलाते हुए देखा। गड़गड़ाहट! अगले ही पल जेम्स और अन्य लोगों की आंखें अपनी सॉकेट से बाहर निकली जब उन्होंने देखा कि इवान के सामने खड़े भेड़िए का सिर साफ सुथरा कटा हुआ था और वह बेजान होकर जमीन पर गिर गया था। जब सभी ने देखा कि अभी क्या हुआ तो पूरा इलाका शांत हो गया। आखिर मैंने अभी क्या देखा? डीन ने स्तब्ध स्वर में पूछा जब उसने देखा कि कैसे एक डी रैंक राक्षस को केवल एक ही हमले में मार दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि चूंकि इवान ने भेड़िए को मारते समय मन का इस्तेमाल किया था, इसलिए वे सभी उसकी आभा से बता सकते हैं कि वह अभी भी एक ही है। रैंक शिकारी! आखिर क्या हुआ? इवान ने सोचा जब उसने देखा कि उसने कितनी आसानी से एक डी रैंक राक्षस को मार डाला। क्या एक डी रैंक राक्षस को इतना कमजोर माना जाता है? इवान हैरान था कि वह एक डी रैंक जानवर का सिर काटने में सक्षम था, एक सामान्य तलवार। इवान ने अपने हाथ में तलवार को देखा जो अभी भी उसके मन के कारण नीली रोशनी में चमक रही थी और उसने मन की नीली परत के साथ एक बहुत पतली काली परत देखी। काली परत बहुत पतली थी। इवान को यकीन था कि अगर मोनाक कोर मिलने के बाद उसकी आंखों की रोशनी में सुधार नहीं हुआ होता तो उसने इस काली परत पर ध्यान नहीं दिया होता। क्या मेरा आक्रमण इस काली ऊर्जा के कारण इतना शक्तिशाली था जो मेरे मन में मिश्रित है? इवान ने सोचा जब उसने पतली काली परत देखी। हाउल! सावधान रहो! डीन की चीख सुनकर इवान अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आ गया। जब इवान ने अन्य 2 भेड़ियों को देखा तो उसने देखा कि उनमें से एक पहले से ही उसके सामने था और उसके सामने के पंजे से उसकी गर्दन काट रहा था। इवान अभी भी जल्दबाजी में कौशल का उपयोग कर रहा था, इसलिए उसने सब कुछ धीमी गति में देखा। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी तलवार से भेड़िए के पंजे को रोक दिया। भेड़िए की दौड़ने की गति के कारण इवान को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। इससे पहले कि भेड़िया अपने असफल हमले के बाद अपना संतुलन हासिल कर पाता, इवान ने भेड़िए के कंधे के ब्लेड पर अपनी तलवार काट दी। हाउल! भेड़िया दर्द से चिल्लाने लगा जब उसका कंधा उसके शरीर के बाकी हिस्सों से लगभग अलग हो गया था। भेड़िए के घायल कंधे से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। देखो! इवान एक बार फिर भेड़िए पर हमला करने ही वाला था कि उसने जॉर्ज को चिल्लाते हुए सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के वह बगल में कूद गया। जैसे ही इवान बगल में कूदा, एक हरा ब्लेड उसके पिछले स्थान से गुजरा और एक पेड़ से टकरा गया जो उससे बहुत दूर नहीं था। जब पेड़ पर ब्लेड लगा तो उसे 2 टुकड़ों में परोसा गया। इवान की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया जब उसने ये देखा। मुझे लड़ते समय अपने परिवेश पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इवान ने सोचा जब दूसरे भेड़िए की अनदेखी के कारण वह लगभग मर चुका था। डीन ने सदमे से भरी आवाज में कहा, उसकी आभा से जो हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि यह आदमी एक ही रैंक शिकारी है, इसलिए वह इस तरह के डी रैंक राक्षसों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? अरे आप लोग उसी अकादमी से हैं, क्या आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? जॉर्ज ने जेम्स से पूछा जो इवान को अपना मुंह फैलाकर देख रहा था। जॉर्ज और डीन इवान को नहीं जानते, लेकिन जेम्स अच्छी तरह से जानते थे कि इवान अकादमी में सबसे कमजोर छात्र है और हर कोई उसे कचरा कहता है। बस इस आदमी के साथ क्या हुआ? जेम्स ने खुद से पूछा जब उसने इवान को डी रैंक राक्षसों की देखभाल करते हुए देखा जैसे वह उनके साथ खेल रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कैसे माइक और कुछ अन्य छात्र उसे धमका रहे थे। क्या वह इस समय दिखावा कर रहा था? अरे सुन रहे हो? डीन की आवाज़ सुनकर जेम्स अपने विचारों से बाहर आता है। मैंने अकादमी में उनसे कभी बात नहीं की, इसलिए मुझे उनके बारे में पता नहीं है। जेम्स ने उन्हें इवान के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है। हवा के ब्लेड से बचने के बाद इवान ने उस भेड़िए की ओर देखा जिसने उस पर हमला किया था और उस पर चपलता से हमला किया जो डी रैंक शिकारी की तुलना में बहुत तेज था। चूंकि पवन भेड़िया एक चपलता आधारित राक्षस था, इसलिए जब इवान उसके सामने आया तो वह किसी तरह उसे देख सका। भेड़िए ने अपने सामने वाले पंजे का इस्तेमाल किया और उसे हथौड़े की तरह इवान पर मारा, लेकिन पंजे से बचने के बजाय इवान ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया भेड़िए के पंजे के साथ। पुची! जब इवान की तलवार जो मन की नीली परत से ढकी हुई थी भेड़िए के पंजे से टकराई तो उसने उसे मक्खन काटने वाले गर्म चाकू की तरह 2 टुकड़ों में काट दिया। हाउल! भेड़िया दर्द से चिल्लाया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इवान ने एक बार फिर भेड़िए की गर्दन पर अपनी तलवार काट दी। इवान इस बार एक भी हमले में भेड़िए की गर्दन नहीं काट सका, लेकिन उसने एक बार फिर भेड़िए का सिर काट दिया। इसे मारने के बाद इवान ने रीमिंग भेड़िए को देखा जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह विफल रहा क्योंकि उसका कंधा इवान के पहले हमले से लगभग अलग हो गया था। इवान शांति से भेड़िए की ओर चला और उसे एक ही वार से मार डाला। जेम्स और अन्य लोगों ने इवान को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों।
इवान ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और कोर की तलाश शुरू कर दी। दुर्भाग्य से इवान को 3 भेड़ियों से केवल एक कोर मिला। इवान ने कोर और अपनी तलवार को जमीन पर गिरा दिया और दोनों चीज़ें जमीन को छूने के बाद अचानक गायब हो गईं। इवान ने उन्हें अपने छाया भंडारण के अंदर रख दिया। इवान अपने कोर को किसी के साथ साझा करने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि मिशन के विवरण में ये लिखा गया था कि आप उस राक्षस के कोर को अपने पास रख सकते हैं जिसका आपने शिकार किया था। सब कुछ संभालने के बाद इवान शांति से जॉर्ज और अन्य लोगों की ओर चला गया। आप कौन हैं? डीन ने इवान से पूछा कि वह उनके पास कब आया। क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था कि मैं एक ही रैंक शिकारी इवान हूँ? जॉर्ज ने इवान की ओर देखते हुए कहा, मेरी गांड को रैंक करो, यहाँ तक कि एक डी रैंक शिकारी भी उन राक्षसों को इस तरह नहीं मार सकता। इवान ने ज़्यादा कुछ बताए बिना कहा, मेरे पास बस कुछ कौशल हैं जो कुछ समय के लिए मेरी लड़ने की शक्ति में सुधार करते हैं। ओह, किस प्रकार का कौशल आपकी शक्ति को 2 रैंकों तक सुधार सकता है? डीन ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आप लोगों को अपने कौशल के बारे में बताने का कोई कारण है, इवान ने चिढ़ती आवाज़ में कहा, क्योंकि वह उनके सवालों से चिढ़ने लगा था। हाँ, आपको हमें अपने कौशल के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक टीम के रूप में काम करने जा रहे हैं, इसलिए आपको कम से कम हमें सूचित करना चाहिए कि आप आसानी से डी रैंक राक्षस का सामना कर सकते हैं। डीन पीछे नहीं हटे और कहते रहे। इवान ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ओह, अगर कोई ई रैंक शिकारी आपके सामने आए और कहे कि अरे, मैं डी रैंक राक्षसों को आसानी से मार सकता हूं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? जब डीन ने ये सुना तो वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि वह जानता था कि वह उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इवान ने जो कहा उसे सुनने के बाद डीन ने कहा, मुझे खेद है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त की। इवान ने बारबेक्यू टेबल की ओर जाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूं और मेरा आप लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जहां वह अपना दोपहर का भोजन कर रहा था, जेम्स ने अपने ही विचारों में खोए हुए इवान की ओर देखा। इस बीच जॉर्ज और डीन भी कुछ सोच रहे थे। इवान ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसने शुरू से ही अपनी शक्ति को छिपाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस मिशन पर आने का उनका मुख्य उद्देश्य 2 साल बाद ब्रेक लेना और यदि संभव हो तो कुछ कोर इकट्ठा करना था। यदि वह अपनी शक्ति छुपाता है तो वह कुछ कोर कैसे एकत्र करने में सक्षम होगा? मुझे आशा है कि मैं अपने प्राइम को ई रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त कोर प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा, इवान ने स्टेक खाते समय सोचा। मैंने आपके जितना शक्तिशाली ई रैंक शिकारी कभी नहीं देखा, हेनरी ने इवान से कहा। इवान द्वारा राक्षसों की देखभाल करने के बाद वह पहले ही अपने ड्राइवर के साथ वैन से बाहर आ गया था। धन्यवाद, इवान ने बिना ज़्यादा दिलचस्पी के कहा। इवान के साथ केवल हेनरी ही बात कर रहा था। डीन और जॉर्ज, जो पहले इवान से लापरवाही से बात कर रहे थे, अब उसे सावधानी से देख रहे हैं। इवान भी उनकी स्थिति को समझता है। अगर वह उनकी जगह पर होता तो उसे भी संदेह होता अगर ई रैंक का कोई व्यक्ति बिना पसीना बहाए 3 डी रैंक राक्षसों को मार देता। लेकिन वर्तमान में इवान उनके बारे में कम परवाह नहीं कर सका, क्योंकि वह पतली काली परत के बारे में सोच रहा था जो पहले उसकी तलवार पर दिखाई देती थी। बस वह काली ऊर्जा क्या थी? मेरे हमले की शक्ति उसकी वजह से बहुत अधिक बढ़ गई। इवान ने पहले ही अपनी स्थिति विंडो की जांच की और उस काली ऊर्जा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या ये भी मेरे मोनाक कोर से संबंधित है? इवान ने एक सेब खाते समय सोचा। इसे भूल जाओ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे इस सम्राट कोर के बारे में नहीं पता है। मैं अंततः सब कुछ समझूंगा, इवान ने सोचा और उस काली ऊर्जा के बारे में सोचना बंद कर दिया। हम यहाँ से कब निकलेंगे? इवान ने हेनरी से पूछा। चलो, जाने से पहले 1 घंटे और आराम करें। ठीक है, इवान ने सिर हिलाया और अपने आसपास की रक्षा करना जारी रखा। इवान को काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी ताकत देखने के बाद अन्य शिकारी उसे सावधानी से देख रहे थे। मुझे यकीन है कि वे सोच रहे होंगे कि मैं बाद में उन्हें बैकस्टैब करने और उनके सामान को लूटने के लिए अपनी ताकत छिपा रहा था, इवान ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए सोचा। ठीक है, चलो चलें, हमें अभी भी काफ़ी दूरी तय करनी है, हेनरी चिल्लाया जब उसके ड्राइवर ने बारबेक्यू और अन्य उपकरण पैक किए। 5 मिनट बाद सभी लोग वैन में बैठ गए और वह ओक्लिमा शहर की ओर बढ़ने लगी। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग संदेह क्यों कर रहे हो और मुझे इस तरह से देख रहे हो, लेकिन मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे देखना बंद करो जैसे तुम अपने आजीवन दुश्मन को देख रहे हो। वैन शुरू होने के बाद इवान ने दूसरों से कहा, एक बार फिर हिलना। डीन और जॉर्ज इवान को सुनकर थोड़ा झिझक रहे थे कि इवान ने ये देखा तो उसने बस आह भरी और कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने अकादमी में उनसे बात नहीं की, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको उन पर संदेह करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा अन्य राक्षसों का सामना करते समय हम खतरे में पड़ सकते हैं। अचानक सभी ने जेम्स की आवाज़ सुनी, जो उनके साथ बैठा था, आंखें बंद। जब जॉर्ज और डीन ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, हम आप पर भरोसा करेंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप कुछ भी संदिग्ध नहीं करेंगे। चिंता मत करो, मैं सिर्फ अकादमी से ब्रेक लेना चाहता था और कुछ कोर इकट्ठा करना चाहता था, मेरे पास यहाँ आने का कोई अन्य मकसद नहीं है।
कुछ कोर इकट्ठा करें, अपनी ताकत से आप आसानी से डी रैंक कालकोठरी से कोर इकट्ठा कर सकते हैं, डीन ने इवान को सुनते हुए कहा। मेरी स्थिति थोड़ी जटिल है, इसलिए मेरी परवाह मत करो, इवान ने बिना ज़्यादा कुछ बताए कहा। आखिरकार वह ये नहीं कह सकता कि 2 दिन पहले वह सिर्फ एक एफ रैंक शिकारी था जो अपनी काया के कारण अपनी शक्ति भी नहीं बढ़ा सकता। जेम्स ने सब कुछ चुपचाप सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। वैसे जब आप उन राक्षसों के खिलाफ लड़ रहे थे तो मैंने आपको 2 कौशलों का उपयोग करते हुए देखा था। क्या आपको अतीत में कालकोठरी साफ करने के बाद एक कौशल पुस्तक मिली थी या आपने एक ही समय में 2 कौशल जगाए थे? जॉर्ज ने उत्सुकता से माहौल बदलने के लिए कहा। डीन और जेम्स ने भी इवान को उत्सुकता से देखा क्योंकि लोगों के पास एक से अधिक कौशल होना बहुत दुर्लभ है। आप कालकोठरी को साफ करने के बाद पुरस्कार के रूप में एक कौशल पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह अत्यंत दुर्लभ है और आप किस तरह के कौशल बेच रहे हैं इसके आधार पर हजारों क्रेडिट के लिए बेचा जा सकता है। डीन और जॉर्ज जो सामान्य शिकारी हैं, एक कौशल पुस्तक खरीदने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं पिछली बार भाग्यशाली हुआ था जब मैंने कालकोठरी साफ की थी और एक कौशल पुस्तक प्राप्त की थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह किसी को बता सके कि वह केवल कोर की ऊर्जा को अवशोषित करके कौशल प्राप्त कर सकता है। वह जानता था कि अगर अन्य लोगों को उसकी काया के बारे में पता चला तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जो मूल रूप से अरोरा की दुनिया की विकसित प्रणाली को उल्टा कर सकता है। इसीलिए इवान ने लड़ाई के दौरान अपने छाया बुलेट कौशल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यदि वह बहुत अधिक कौशल का उपयोग करता है तो ये संदिग्ध होगा। इवान को सुनने के बाद डीन ने ईर्ष्यालु स्वर में कहा, मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ कालकोठरियां भी साफ की लेकिन हमें कभी कोई कौशल पुस्तक नहीं मिली। डीन और जॉर्ज दोनों इवान पर विश्वास करते थे कि उसे कालकोठरी से अपना कौशल मिला है। केवल जेम्स उसे संदिग्ध रूप से देख रहा था, क्योंकि अकादमी में हर किसी की तरह वह भी जानता था कि इवान कभी भी किसी के साथ कालकोठरी में नहीं गया था। लेकिन अगर उसे शक भी था तो वह कुछ नहीं कर सकता। बाकी दिन बिना किसी परेशानी के बीत गया और जल्द ही सूरज डूबने वाला था। चलो यहाँ एक शिविर बनाते हैं क्योंकि सूरज डूबने वाला है। हर कोई हेनरी की आवाज़ सुनता है और किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि अगर सूरज डूब गया तो शिविर बनाना काफ़ी कठिन होगा। वैन ने चलना बंद कर दिया और सभी लोग उसमें से बाहर आ गए। आप दोनों यहाँ गार्ड हैं, इवान और मैं अपने परिवेश की जांच करेंगे, जॉर्ज ने वैन से बाहर आने के बाद डीन और जेम्स से कहा। जॉर्ज ने इवान से गंभीरता से कहा, सावधान रहें, यह खतरनाक होगा क्योंकि इसमें पहले से ही अंधेरा होना शुरू हो गया है। इवान ने यह सुनने के बाद सिर हिलाया, लेकिन वह इससे परेशान नहीं हुआ क्योंकि अंधेरे में भी वह अपने सम्राट कोर के लिए स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था और उसे यह भी लगा कि वह रात के समय में बेहतर देख सकता है। सचमुच एक सम्राट काया, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि वह बिना किसी समस्या के कम रोशनी में कैसे देख पा रहा था। इवान और जॉर्ज अपने आसपास देख रहे थे कि वे एक दूसरे से लगभग 100 मीटर दूर हैं, ताकि वे अधिक क्षेत्र को कवर कर सकें और कुछ होने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। इवान ने अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी थी और अपने आसपास को ध्यान से देख रहा था। हालांकि वह मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह अहंकारी हो गया और उसने अपने आसपास पर ध्यान नहीं दिया तो उसका काम पूरा हो जाएगा। अचानक इवान ने किसी के उसकी ओर आने की आवाज़ सुनी और अपनी दाहिनी ओर देखा। जैसे इवान ने अपनी दाहिनी ओर देखा, एक खरगोश झाड़ियों से बाहर कूद गया। खरगोश आकार में सामान्य दिखता है, लेकिन जो चीज़ इसे सामान्य खरगोशों से अलग बनाती है वह सींग था जो उसके सिर से निकल रहा था। एक सींग वाला खरगोश। इवान इस खरगोश को देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वे बहुत दुर्लभ हैं। इवान ने इंटरनेट पर जो पढ़ा उसके अनुसार सींग वाले खरगोशों का मांस काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लेकिन उन्हें पकड़ना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे भागने में विशेषज्ञ होते हैं। इवान ने तुरंत अपनी उंगली सींग वाले खरगोश की ओर उठाई और उसकी ओर एक छाया गोली चलाई। क्योंकि खरगोश सिर्फ एक ही रैंक राक्षस था, वह गोली से बचने में सक्षम नहीं था और जब गोली उसके मस्तिष्क में घुस गई तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इवान ने कहा और सींग वाले खरगोश को उठाया। ऐसा लगता है जैसे मैं आखिरकार यह स्वाद ले पाऊंगा कि सींग वाले खरगोश का स्वाद कैसा होता है। वह क्या है? जॉर्ज ने इवान से पूछा जब उसने देखा कि इवान उसके हाथ में कुछ पकड़े हुए है। इवान ने जॉर्ज को खरगोश सौंपते हुए कहा, सींग वाले खरगोश, मैंने सुना है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? वैन और हेनरी की रखवाली कर रहे जेम्स और डीन की ओर वापस जाते समय इवान ने कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या मैं शेफ की तरह दिखता हूँ? जॉर्ज ने इवान का पीछा करते हुए सोचा। जॉर्ज ने खरगोश को उस ड्राइवर को दे दिया जो उनका खाना पकाने का प्रभारी था। जब ड्राइवर ने सींग वाले खरगोश को देखा तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने भी कभी सींग वाले खरगोश को नहीं खाया। चूंकि 6 लोग थे, इसलिए ड्राइवर ने खरगोश स्टू बनाया। जब इवान ने स्टू का स्वाद चखा तो वह वास्तव में खुशी से रोना चाहता था। ये कप नूडल्स से 100 गुना बेहतर नहीं है। हालांकि 2 साल तक कप नूडल्स खाने के बाद ये शर्म की बात है, इवान का भोजन मानक वास्तव में कम थे और वह केवल कप नूडल्स के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना कर सकता है। सभी के रात का खाना खाने के बाद इवान ने कहा, मैं पहली घड़ी रखूंगा, आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं।
ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक शिफ्ट लूंगा, जॉर्ज ने इस प्रकार कहा। डीन और जेम्स सोने के लिए वैन में वापस चले गए। वैन काफ़ी बड़ी थी और हेनरी और उसका ड्राइवर भी वैन में सो रहे थे। उन्होंने बस कैंप फायर किया लेकिन कैंप नहीं लगाया क्योंकि हेनरी और उनके ड्राइवर के लिए रात में राक्षस के हमले का सामना करने की स्थिति में बाहर सोना काफ़ी खतरनाक है और वे सही समय पर वैन में वापस नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि रात हो चुकी थी, जॉर्ज को स्पष्ट रूप से देखने में समस्या हो रही थी। हालांकि डी रैंक शिकारियों की दृष्टि सामान्य मनुष्यों की तुलना में बेहतर होती है और वे अंधेरे में कुछ हद तक देख सकते हैं, फिर भी जॉर्ज के लिए अपने परिवेश को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। उनके चारों ओर प्रकाश का एकमात्र स्रोत कैंप फायर था जो उनकी वैन से इतनी दूर नहीं जल रहा था। इवान अपने आसपास को ऊबी हुई नज़र से देख रहा था। चूंकि वह अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकता है इसलिए वह अंधेरे से परेशान नहीं था। इवान और जॉर्ज पहरा देते रहे और 4 घंटे बाद डीन और जेम्स वैन से बाहर आए और अपने परिवेश पर पूरा ध्यान दिया। डीन ने अपना शरीर फैलाते हुए कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, हम पहरा देंगे। इवान वैन में गया और कंबल में खुद को ढकते हुए लेट गया जिसे उसने अपनी स्टोरेज रिंग से निकाला था। इवान अपने सारे काम के बाद काफ़ी थक गया था इसलिए लेटने के बाद ही वह सो गया। जागो, हम पर हमला हो रहा है। इवान ज़्यादा देर तक सो नहीं पाया क्योंकि 1 घंटे के बाद ही वह सो गया और उसने डीन की चीख सुनी। जॉर्ज भी हेनरी के साथ जाग गया और उसका ड्राइवर। इवान और जॉर्ज जल्दी से वैन से बाहर आ गए। जब इवान वैन से बाहर आया तो उसने पास में कोई राक्षस नहीं देखा। यार तुम क्यों चिल्ला रहे हो, मैं यहाँ कोई राक्षस नहीं देख सकता। वे जल्द ही यहाँ आएंगे, डीन ने गंभीर आवाज में कहा। जब इवान ने यह सुना तो उसे याद आया कि कैसे डीन भेड़ियों को उनके पास पहुंचने से पहले ही महसूस करने में सक्षम था। कितने हैं? जब जॉर्ज ने डीन की गंभीर आवाज़ सुनी तो उसने गंभीरता से पूछा। मुझे नहीं पता लेकिन कम से कम 20 तो हैं। क्या? राक्षसों की संख्या सुनकर जॉर्ज चौंक गया। क्या आप निश्चित हैं? जॉर्ज ने एक बार फिर यह पुष्टि करने के लिए कहा कि उसने ये सही सुना है। डीन ने कुछ नहीं कहा और बस उनके सामने देखो। दूसरों ने भी उस दिशा में देखा जो डीन देख रहा था। इवान को नहीं पता कि डीन अंधेरे में देख पा रहा था या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने उनके सामने देखा उसने राक्षसों की एक भीड़ को उनकी ओर भागते देखा। जब इवान ने उन पर ध्यान दिया तो राक्षस उनसे 100 मीटर दूर थे। जब इवान ने राक्षसों को देखा तो वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के हैं। डीन और अन्य जो उनके सामने गंभीरता से देख रहे थे इवान के शब्दों से आश्चर्यचकित रह गए, और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते राक्षसों की भीड़ उनके सामने आ गई और अन्य लोग भी ये देखने में सक्षम थे कि सभी राक्षस सिर्फ ई रैंक के थे। मुझे लगभग पहले ही दिल का दौरा पड़ गया था जब आपने कहा था कि 20 राक्षस थे, जॉर्ज ने राहत में हस्ताक्षर करते हुए कहा। आइए जल्दी से उनकी देखभाल करें, जॉर्ज ने कहा और अपने हाथ में लंबी तलवार लेकर आने वाले राक्षस गिरोह की ओर दौड़ पड़े। जेम्स ने भी कार्रवाई की और बैंगनी रोशनी से ढके अपने भाले से राक्षसों पर हमला कर दिया। वैन को किसी भी राक्षस से बचाने के लिए इवान और डीन पीछे रह गए। जॉर्ज एक घोड़े के सामने आया जो उनकी ओर दौड़ रहा था और उसने मन का उपयोग किए बिना घोड़े पर अपनी लंबी तलवार घुमाई। जॉर्ज की मांसपेशियां बाहर निकली और मक्खन से गुजरते हुए एक गर्म चाकू की तरह उसने घोड़े को एक ही स्लैश से 2 भागों में काट दिया। लानत है, वह तलवार काफी महंगी होगी, इवान ने जॉर्ज की लंबी तलवार को देखकर ईर्ष्यालु दृष्टि से सोचा। इवान ने अपने हाथ में उस जर्जर तलवार को देखा जो उसने अकादमी के प्रशिक्षण मैदान से ली थी, और उसकी आंखें फड़कने लगीं। मैं कुछ पैसे कमाने के बाद एक अच्छा हथियार खरीदूंगा। क्रैकल टिल्डर टिल्डर टिल्डर। इवान ने प्रकाश की आवाज़ सुनी और जेम्स की ओर देखा जिसने पांडा प्रकार के राक्षस पर चाकू से वार किया था। जैसे जेम्स ने अपने भाले से पांडा पर वार किया था, उसने गड़गड़ाहट के चाप छोड़े और पांडा को कोल की तरह घुमाया। क्या उसका कौशल गड़गड़ाहट से संबंधित है या वह भाला विशेष है? इवान ने आश्चर्य किया जब उसने जेम्स और उसके भाले के चारों ओर गड़गड़ाहट चाप देखा। अचानक एक बाघ जैसा जानवर जॉर्ज के ऊपर कूद गया और इवान की दिशा में दौड़ता हुआ आया। जब इवान ने ये देखा तो वह आगे बढ़ गया और अपनी बेहतर चपलता के साथ वह तेजी से बाघ को मारने में सक्षम हो गया। यह अजीब है, इवान ने डीन को खुद से बुदबुदाते हुए सुना। अजीब क्या है? इवान ने बाघ को मारने के बाद उससे पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ये राक्षस किसी से दूर भाग रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं 5 साल से अधिक समय से एक शिकारी के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी इतने सारे अलग अलग प्रकार के राक्षसों को एक समूह में किसी पर हमला करते नहीं देखा। मेरा मतलब है कि मैंने इससे बड़े राक्षस गिरोह के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन वे सभी राक्षस एक ही प्रकार के थे। लेकिन यहाँ ये सभी राक्षस विभिन्न प्रकार के हैं। बाघ है, घोड़ा है, भालू है, जैसे हम पर हमला करने के बजाय वे किसी से दूर भाग रहे हैं। जब इवान ने यह सुना तो उसने राक्षस गिरोह को भी गंभीरता से देखा और देखा कि भले ही जॉर्ज और डीन राक्षसों को मार रहे थे, कोई भी उन पर हमला नहीं कर रहा था। सभी राक्षस उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज से डरते थे और यहाँ से भागना चाहते थे।
जितनी जल्दी हो सके। अचानक डीन का चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, मैं दो और उपस्थिति महसूस कर सकता हूं जो हमारी ओर आ रही हैं। आप लोग हमला करना बंद करें। डीन ने अभी जो कहा उसे सुनने के बाद इवान तुरंत जेम्स और जॉर्ज की ओर चिल्लाया, वे किसी ऐसे व्यक्ति से दूर भाग रहे हैं जो वे हम पर हमला करने के लिए यहाँ नहीं हैं। उनके खिलाफ लड़ते हुए अपनी ताकत बर्बाद न करें। जॉर्ज और जेम्स को समझ नहीं आया कि इवान क्या कहना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और राक्षसों से पीछे हट गए। राक्षसों ने इवान और अन्य लोगों पर हमला नहीं किया और बस उनके पास से ऐसे भागे जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। क्या चल रहा है? जॉर्ज ने पूछा कि जब उसने देखा कि सभी राक्षस उनसे दूर भाग रहे हैं। डीन ने गंभीर आवाज में कहा, दो और उपस्थिति हमारी ओर आ रही हैं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सभी राक्षस इन दो उपस्थिति से भाग रहे हैं जो हमारी ओर आ रही हैं। यदि ये सभी ई रैंक राक्षस उनसे भाग रहे हैं तो वे कम से कम डी रैंक के हैं। जेम्स, जिन्होंने पूरे समय ये बात नहीं की, ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सिर्फ आशा करता हूं कि वे सी रैंक राक्षस नहीं हैं। इवान ने लड़ने के लिए तैयार होने के दौरान सोचा। जल्द ही इवान और अन्य लोग उनके पास आने वाले भारी कदमों की आवाज़ सुनने में सक्षम हो गए। एथन ने उस दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जहां से सभी राक्षस आए थे। 10 सेकंड के बाद इवान ने अंततः दो मानव सदृश आकृतियों को उनकी ओर आते देखा। वे अभी भी उनसे 100 मीटर दूर थे, इसलिए अन्य लोग उन्हें देख नहीं पा रहे थे। वे केवल कदमों की आवाज़ सुन पा रहे थे। इवान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। इवान ने 2-3 मीटर लंबे ह्यूमनॉइड राक्षसों को देखा, जिनके सिर से गहरे काले रंग की त्वचा से लंबे सींग निकल रहे थे और उनके चेहरे के केंद्र में एक गहरी लाल आंख उनकी ओर आ रही थी। सबसे पहले इवान ने राक्षस को नहीं पहचाना, लेकिन जब उसने अंततः राक्षस की पहचान की तो उसकी आंखें खुल गईं। क्या बकवास है, काले राक्षस यहाँ कैसे हो सकते हैं? जब दूसरों ने इवान की बात सुनी तो उन्होंने हैरान चेहरों के साथ उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, दो काले राक्षस उनके पास आ गए। जब अन्य लोगों ने 3 मीटर लंबे भयानक दिखने वाले राक्षसों को देखा तो उनका चेहरा हल्का सफेद हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे राक्षस इस तरह भाग रहे थे। डीन ने कहा कि अपना संयम वापस पाने के बाद इवान को छोड़कर यहाँ हर कोई एक अनुभवी शिकारी था, इसलिए वे जल्दी से अपनी सदमे की स्थिति से बाहर आ गए। जॉर्ज ने अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़े हुए कहा, यह अच्छा है कि ये काले राक्षस अभी भी डी रैंक के हैं। भले ही वे डी रैंक के हों, हमारे लिए उन्हें मारना बहुत कठिन होगा। जेम्स ने कहा कि वह भी काले राक्षसों को गंभीर चेहरे से देख रहा था। काले राक्षस सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक हैं। यह उनके असामान्य कौशल और जन्मजात क्षमता के कारण था। प्रत्येक काले राक्षस में जन्मजात क्षमता होती है जिसे भक्षण कहा जाता है। इस क्षमता की मदद से वे किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। उन मनुष्यों के विपरीत जिन्हें अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए कोर की आवश्यकता होती है, काले राक्षस किसी भी जीवन रूप को खा सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। अन्य राक्षस इन राक्षसों से भाग रहे थे, इसका कारण भी यही क्षमता थी। यदि आप इन काले राक्षसों द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको एक बहुत ही दर्दनाक और धीमी मौत मिलेगी, जहां आपको इन राक्षसों द्वारा जिंदा खा लिया जाएगा। हालांकि ये काले राक्षस अभी भी डी रैंक के हैं, यहाँ तक कि सी रैंक के शिकारी भी इस राक्षस के खिलाफ लड़ते समय संघर्ष करते हैं क्योंकि इसकी रक्षा बहुत अधिक है। इसके अलावा इन राक्षसों के पास कौशल पुनर्जनन होता है, इसलिए भले ही आप उन्हें घायल कर दें, वे इसके कारण जल्दी से ठीक हो जाएंगे। कौशल, यदि यह कोई अन्य राक्षस होता तो इवान और अन्य लोग इतने चिंतित नहीं होते, लेकिन काला राक्षस बिल्कुल अलग मामला है। जब इवान ने काले राक्षस को देखा तो वह उनकी असामान्य रक्षा और पुनर्जनन कौशल के कारण उन्हें हराने के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन इवान को कम से कम यकीन था कि उसका जीवन खतरे में नहीं पड़ेगा क्योंकि काले राक्षसों की चपलता बहुत कम है, इसलिए वह हमेशा भाग सकता है। यदि वह उन्हें मारने में सक्षम नहीं होता तो वह यहाँ से भाग जाता। इवान ने जॉर्ज और अन्य लोगों से कहा, मैं उनमें से एक की देखभाल करूंगा। आप लोगों ने एक और निकाला। इवान ने जो कहा उस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वे पहले ही देख चुके थे कि कैसे इवान पहले ही 3 डी रैंक राक्षसों को मारने में सक्षम था। इवान वैन से थोड़ा दूर भागा और एक पत्थर काले राक्षसों में से एक की ओर फेंका। जब पत्थर राक्षस से टकराया तो उसने इवान की दिशा में देखा और उसकी ओर चला गया। दूसरा राक्षस इवान की ओर नहीं गया और जॉर्ज और अन्य लोगों की ओर जाता रहा। ठीक है, मुझे आशा है कि यह जर्ज तलवार इस काले राक्षस की कठिन रक्षा से गुजरने में सक्षम होगी। इवान ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए सोचा जो हल्के नीले मन में ढकी हुई थी। क्लैक। जब काला राक्षस इवान के पास आया तो उसने एक अजीब आवाज निकाली, माफ करें लेकिन मैंने अकादमी में राक्षस भाषा नहीं सीखी। इवान ने काले राक्षस की ओर बढ़ते हुए कहा। राक्षस 3 मीटर लंबा था, इसलिए इवान एक बच्चे की तरह लग रहा था जो एक वयस्क की ओर भाग रहा था। जब काले राक्षस ने इवान को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपना हाथ उठाया और हथौड़े की तरह अपने हाथ का उपयोग करते हुए इवान को कुचलने की कोशिश की। इवान कूद गया और अपनी तलवार से राक्षस की बांह पर वार करते हुए उसके हमले से बच गया। अपनी कम चपलता के कारण राक्षस अपना बचाव करने में सक्षम नहीं था और तलवार से मारा गया था। का
जब राक्षस की बांह पर गहरा घाव दिखाई दिया तो वह दर्द से चिल्लाने लगा। घाव देखकर इवान चौंक गया, क्योंकि पहले जब वह भेड़ियों के खिलाफ लड़ता था तो वह एक ही वार से उनका सिर काटने में सक्षम था, और सुनता था कि वह ऐसा करने में भी सक्षम नहीं था। राक्षस की बांह काट दो। जैसा कि उम्मीद थी कि इसकी रक्षा अन्य राक्षसों की तुलना में पूरी तरह से अलग लीग में है। क्रेक, राक्षस चिल्लाया और अचानक उसकी बांह का गहरा घाव अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगा। लानत है, इसका पुनर्जनन कौशल इवान द्वारा शापित दर्द होगा। जब उसने देखा कि राक्षस का घाव कैसे ठीक होने लगा, अचानक राक्षस की आंख चमक उठी और इवान को संकट की भावना महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान राक्षस से पीछे हट गया और अपनी चपलता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए अपने जल्दबाजी कौशल को सक्रिय कर दिया। जैसे ही इवान राक्षस की आंख से निकली एक गहरी लाल लेजर जैसी किरण को वापस ले गया, इवान तुरंत किरण से बचने के लिए बगल में कूद गया और देखा कि कैसे किरण कई पेड़ों में घुस गई। अगर मैं समय पर पीछे नहीं हटता और जल्दबाजी में कौशल का इस्तेमाल नहीं करता तो मैं उस किरण की चपेट में आ जाता, इवान ने अपनी लार को निगलते हुए सोचा। किरण का उपयोग करने के बाद राक्षस ने एक पल के लिए अपनी आंख बंद कर ली। जब इवान ने यह देखा तो वह तेजी से राक्षस की ओर बढ़ा और पलक झपकते ही उसके दाहिने पैर के पास पहुंच गया। इवान ने अपनी तलवार से राक्षस का दाहिना पैर काट दिया। जोरदार, राक्षस के पैर से गहरा काला खून निकला जहां इवान ने अभी अभी काटा था, लेकिन वह वहां नहीं रुका। छाया गोली, इवान ने उसी स्थान पर एक छाया गोली का इस्तेमाल किया जहां उसने अपनी तलवार से काटा था। पुची, गोली राक्षस के पैर के अंदर गहराई से छेदती है और उसके पैर से काले खून का एक फव्वारा निकलता है। जब छाया की गोली उसके पैर के अंदर तक घुस गई तो राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा। इवान एक बार फिर राक्षस पर हमला करने ही वाला था कि उसके शरीर ने अचानक हिलना बंद कर दिया, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राक्षस ने उसकी छाती में मुक्का मार दिया। इवान टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ से टकराने के बाद इवान का मुंह खून से लथपथ हो गया। आखिर क्या हुआ? इवान ने अपने सीने के क्षेत्र में महसूस हो रहे दर्द को नज़रअंदाज करते हुए खड़े होने की कोशिश की। राक्ष